नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन कर रहे हैं हम द क्रक्स मैगजीन नेक्स्ट आईएएस का अप्रैल इशू में जो है अप्रैल मंथ के ही जो करंट अफेयर कवर किया गया है 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2026 के बीच में। इसके अंतर्गत अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद से जो है हमारा है इंटरनल सिक्योरिटी। इसको हम डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत E3 सेंट्री अवाक्स से रिलेटेड। अवाक्स क्या होता है? एक एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। कंटेस्ट क्या है कि ईरानियन मिसाइल के द्वारा जो है एक ड्रोन स्ट्राइक किया गया। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया का जो एयर बेस है प्रिंस सुल्तान एयर बेस, यहाँ पर जो है ड्रोन स्ट्राइक किया गया और यहाँ पर जो है यूएसए का एक E3 सेंट्री अवाक्स एयरक्राफ्ट था, उसको डैमेज कर दिया गया। तो ये E3 सेंट्री अवाक्स क्या होता है? तो अवाक्स एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है और कंट्रोल एयरक्राफ्ट। इन सेंस जैसे क्या है कि रडार का जो है बेसिक पर्पज़ ये होता है डिफेंस में कि यहाँ पर रडार को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, तो ये सर्वेलेंस करेगा। यहाँ पर कोई भी डिटेक्ट करेगा, कोई भी मिसाइल आने वाली है, फ्रेंडली है कि इनेमी वाली मिसाइल है, तो एयरक्राफ्ट है, कोई भी ऐसा जो ऑब्जेक्ट है उसको एक तरीके से डिटेक्ट करेगा और उससे संबंधित जो अर्ली वार्निंग जो है वो देगा। तो यहाँ पर जो है E3 सेंट्री जो है वो एयरबॉर्न था। जैसे रडार हम ग्राउंड पे भी लगाते हैं, फिर मतलब जो है ज़मीन के अंदर भी जो है रडार सिस्टम लगा दिया जाता है। ये क्या एयरबॉर्न है? एयरबॉर्न मतलब जो है हवा में रहने वाला। तो ये क्या है, इसको जो है कोड वर्ड में ये भी बोला जा सकता है आई इन द स्काई। आई इन द स्काई मतलब जो है स्काई के में जो है एक तरीके से आँख के रूप में ये कार्य करेगा, जो वो सर्विलेंस वगैरह करेगा। तो ये जो है इसको डेवलप किया गया था बोइंग कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर द सर्वेलेंस कमांड और बैटल मैनेजमेंट के लिए जो है किया गया था। और ये सऊदी अरेबिया के जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस में स्थित। अवाक्स को अगर देखा जाए तो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसका फुल फॉर्म हुआ। ये जो है बोइंग 707 कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म पर जो स्थित है, जो कि जो है सर्व करता है प्राइमरीली जो है एरियल कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए यूएसए की एयरफोर्स के द्वारा। ये 1977 से जो है वो सर्विस में था और ऐसे ही जो है 32 एयरक्राफ्ट जो है वहाँ पर इन्वेंट्री में है। उनके ऊपर जो है मतलब रडार टाइप का सिस्टम लगा हुआ है जो कि रोटेटिंग है। रोटेटिंग रडार को हम क्या बोलते हैं? रोटोडोम बोलते हैं, जो कि उसके जो है मतलब उसके ऊपर माउंटेड है एज ए मतलब जो फ्यूज लेग होता है उसी के ऊपर जो है ये माउंटेड है। और ये रेंज इसका क्या है कि 375 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसके बीच में जो है ये आइडेंटिफाई कर सकता है कोई फ्रेंडली है चाहे कोई मतलब दोस्त या दुश्मन का जो सिस्टम है उसके से संबंधित जो एयरक्राफ्ट है, कोई दोस्ती वाला है या कोई होस्टाइल एयरक्राफ्ट है, उसको जो है एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन करने में ये मदद करता है। और ये जो है डिटेक्ट कर सकता है लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट बाई फिल्टरिंग ग्राउंड क्लटर। और ये जो डायरेक्टली फाइटर जो है इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट जो है उसको टारगेट करता है और हेल्प करता है कि एयर स्पेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। और क्राइसिस की सिचुएशन में ये जो है ट्रांसमिट कर सकता है डाटा टू टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि यूएसए में स्थित। तो ये मतलब जो है हमारा न्यूज़ ये था कि मतलब जो स्ट्राइक के दौरान जो है जो यूएस का जो है अवाक्स था सऊदी अरेबिया में, उसको डैमेज कर दिया गया ईरान की ड्रोन स्ट्राइक के द्वारा। इंडिया में अगर देखा जाए इस अवाक्स से रिलेटेड जो है तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है कि 3 इजरायली ओरिजिन फाल्कोम अवाक्स सिस्टम जो इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है, इसको जो है माउंटेड किया गया है इल्यूसिन 276 एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो कि 360 डिग्री मतलब जो है चारों तरफ जो है वो कवरेज है इसका। और जो है 370 से लेकर के 500 किलोमीटर तक के जो रेंज को वो डिटेक्ट करता है। इंडिया ने जो है इंडिजीनियस ने एक और चीज़ डेवलप किया है नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि DRDO के द्वारा जो है डेवलप किया गया था और बेस्ड ऑन द ब्राजीलियन एम्ब्रेयर ERJ A145 प्लेटफॉर्म। उसी के आधार पर जो है इंडिया ने भी जो है ये नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है एंड कंट्रोल अवाक्स जो है डेवलप किया गया। और उसका पर्पज़ है वही है कि सर्वेलेंस और कमांडर के रोल में जो है इसको यूज़ करना। तो इंडिया में भी ये चीज़ें हैं, ये इजराइल के हेल्प के द्वारा भी और ब्राज़ीलियन के मॉडल पे DRDO के द्वारा भी जो है नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है डेवलप किया गया। नेक्स्ट है लेफ्ट विंग अफेक्टेड जो है डिस्ट्रिक्ट। तो लेफ्ट विंग जो है क्या होते हैं? लेफ्ट विंग एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं जो वामपंथी विचारधारा से होते हैं, जिनकी विचारधारा थोड़ी सी उग्र होती है। अपने जो डिमांड्स होते हैं, जैसे क्या होते हैं, हम जो है डेमोक्रेसी में काम करते हैं, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, तो कोई आपका रिक्वायरमेंट है, कोई आपकी ज़रूरत है, कोई आपका डिमांड है, तो वो थ्रू जो है पॉलिटिकली जो है वो आप उसको जो है डिमांड को पूरा करवा सकते हैं। लेकिन जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं, वामपंथी विचारधारा के जो होते हैं, वो उग्र गतिविधियों में आ जाते हैं थ्रू जो है मतलब जो है हथियार वार युद्ध के द्वारा जो है गुरिल्ला वार वगैरह के द्वारा जो है अपनी बात मनवाते हैं। हम उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप करते हैं। तो इससे जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होता है, इस मैप में अगर देखा जाए तो ये जो डीप रेड जो है वो सिवियरली अफेक्टेड एरिया है। और ये खास करके
जो है छत्तीसगढ़ से लेकर के तेलंगाना, कुछ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया, उड़ीसा का बॉर्डर एरिया में स्थित है। और जो है स्प्रेड कुछ बंगाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड के जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ पर भी स्थित है। और मॉडरेटली जो है थोड़ा बहुत पैचेस के रूप में जो है डेंस फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का, जो सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया का, वहाँ पर भी जो है स्थित। कंटेस्ट क्या है कि इनको जो है दोबारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा रिक्लासीफाई किया गया है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है उसको किस तरीके से। तो 2026 की न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है इस क्लासिफिकेशन में जो है 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है लेफ्ट विंग, मतलब 3 टियर जो है सिस्टम जो है इसके अंतर्गत जो है लाइन विद द करंट ग्राउंड रियलिटी। तो मोस्ट अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था ये, इसको जो है रिप्लेस करके क्या किया गया है, 4 क्लासिफिकेशन है। पहला तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट सिंहभूम जो है वो झारखंड में स्थित है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के रूप में जो है कांकेर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा जो है 2 और क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो लिगेसी डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि ये जो है स्टेबिलिटी यहाँ पे आ गया है, तो स्टेबलाइज एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली सपोर्ट चाहिए, जिसके जो के चलते जो है रिलैप्स जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। फिर थ्रश डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये वल्नरेबल एरिया होता है, लेकिन जो है ये हो सकता है कि फिर से जो है पॉसिबल जो है एक्सपांसन हो जाए नक्सल इन्फ्लुएंस का। तो ये 4 कैटेगरी है। एक तो थ्रस्ट है, लिगेसी है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 4 कैटेगरी हुआ। फिर यहाँ पर वर्ड आया नक्सल, तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को जो है नक्सल भी बोलते हैं, नक्सलवादी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसके टोटल जो है 35 डिस्ट्रिक्ट जो है 9 स्टेटों में फैले हुए हैं, उनको जो है लिगेसी और थ्रस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये नक्सलिज्म चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, इसको बोला जाए तो एक तरीके से रेडिकल लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी है। रेडिकल मतलब अपनी बातों को मनवाने के लिए जो है हमेशा जो है वायलेंस का जो है यूज़ करते हैं, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। जिसने जो है शुरुआत की थी 1967 में, नक्सलवाड़ी वेस्ट बंगाल में स्थित है, और इसकी शुरुआत की गई थी चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जगत संथाल के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था नक्सलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। फिर धीरे धीरे जो है ये थ्रू जो है मतलब स्प्रेड होता गया छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और इवन अप टू केरला में। और इसको ही हम बोलते थे, अफेक्टेड रीजन को हम कलेक्टिवली बोलते थे रेड कॉरिडोर। जैसे ये हमारा जो है ये पूरा रेड कॉरिडोर कहलाता था। और ये इनका टैक्टिक्स क्या होता है जैसे वार लड़ने का, तो गुरिल्ला वारफेयर, टारगेटिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन भी इसमें होती है। तो इस जो टैक्टिक्स के आधार पे जो है ये अपना जो है कार्य करते हैं, अपने टारगेट को पूरा करते हैं। ट्रेंड और सिग्निफिकेंट देखा जाए तो जो रेड कॉरिडोर है, जो अफेक्टेड एरिया जो है वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस होता हुआ 200 डिस्ट्रिक्ट थे 2005 में, वो घट करके अब केवल 2 डिस्ट्रिक्ट रह गया है 2026 में। वो भी दोनों छत्तीसगढ़ में, एक छत्तीसगढ़ में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हो गया और वेस्ट सिंहभूम जो है झारखंड में हो गया। और जैसे कि सुकमा और नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है वेयर अर्लियर द मोस्ट अफेक्टेड कैटेगरी टिल 2025, तो मोस्ट अफेक्टेड कैटेगरी में थे 2025 तक में सुकमा और नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी धीरे धीरे जो है डिक्लाइन हुआ है। फिर डिक्लाइन नक्सल वायलेंस किस तरीके से जो है लास्ट डिकेड में डिक्लाइन हुआ है, तो वायलेंट जो इंसिडेंट्स हुआ करते थे 2004 से लेकर के 14 के बीच में जो है वो 16,000 के आसपास होते थे, वो 53% डिक्लाइन हुआ है। फिर सिक्योरिटी पर्सनल डेथ है, जैसे कि सीआरपीएफ की बटालियन वगैरह जाती थी, पुलिस फोर्सेस वगैरह थे, तो उनकी जो कैजुअलिटी होती थी उसमें 73% का जो है रिडक्शन किया है। और इनके साथ कभी जो है मतलब बस को उड़ा देना, रेलवे ट्रैक वगैरह को डैमेज करने के बाद जैसे कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में जो है एक हादसा हुआ था। फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी जो है एक बस को उड़ा दिया गया था, तो सिविलियंस डेथ वगैरह हुआ करते थे। अब जो है इस डिकेट्स में 70% का उनमें रिडक्शन आया। तो रिक्लासिफिकेशन इनेबल्स टारगेटेड रिसोर्स एलोकेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द एंटी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिक स्ट्रेटजी विदाउट ग्राउंड रियलिटी, विथ ग्राउंड रियलिटी, मतलब ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए, भापते हुए जो है इनके रिसोर्स एलोकेशन को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जाए और कैसे जो है उसको एलोकेशन किया जाए, इसको एक तरीके से जो है मतलब जो है आदमी गवर्नमेंट टारगेट कर सकता है यहाँ पे। फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है ना उसने हैज स्टेटेड द लोकसभा दैट इंडिया इज़ इफेक्टिवली नक्सल फ्री, और यूनियन गवर्नमेंट ने जो है लोकसभा में बोला है कि इफेक्टिवली जो है इंडिया जो है नक्सल से फ्री हो गया, क्योंकि इतना जो रिडक्शन हुआ है इसकी कैजुअलिटी में, वायलेंट इंसिडेंट से लेकर के सिक्योरिटी पर्सनल का डेथ और सिविलियंस डेथ, तो इसके चलते और जिस तरीके से जो है रेड कॉरिडोर जो है स्ट्रिंक होता जा रहा है, इसके आधार पर गवर्नमेंट ने ये नक्सल फ्री का जो है टैग लगाया है। गवर्नमेंट ने एक्शन क्या क्या लिया, तो एक तो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 में आया था, जिसके अंतर्गत जो है सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करना ही है, साथ साथ जो है एरिया में डेवलपमेंट करना है। गवर्नमेंट ने लोकल जो अफेक्टेड पर्सन है वहाँ पे सिविलियंस, उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए फंड भी एलोकेट किया और साथ साथ जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की।
फिर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर को भी जो है स्कीम गवर्नमेंट ने लाया, जिसके अंतर्गत जो है रीइंबर्समेंट स्टेट्स फॉर द सिक्योरिटी ऑपरेशन, एक्स ग्रेसिया, रिहेबिलिटेशन और कम्युनिटी पॉलिसिंग जो है इसके पुलिसिंग जो है इसके थ्रू जो है मतलब जो है कुछ पैसा जैसे कि 16,085 करोड़ जो है रिलीज़ किया 2023-24 के लिए अकेले से, और जो है इन सब डिस्ट्रिक्टों को स्पेशली जो है मॉनिटर किया जा रहा था। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की जाए तो जो लोकल सिविलियंस है उनका यूज किया गया, क्योंकि जो है लोकल जियोग्राफिकल जो टेरेंस है उनके बारे में जो है इनको प्रॉपर नॉलेज होता है, उनके नॉलेज का यूटिलाइजेशन किया गया। फिर जो सिक्योरिटी पर्सन वगैरह जो हुआ करते थे, कुछ रिलेक्टेंट हुआ करते थे उस एरिया में वर्क करने के लिए, ना जाने के लिए, तो उनको जो है एक तरीके से जो है किस तरीके से जो है मोटिवेट किया जाए। फिर एक्स ग्रेसिया मतलब जो है कुछ अनुदान वगैरह दिया जाए सिक्योरिटी, और जो है कैजुअलिटी वगैरह डेथ वगैरह होता है तो गवर्नमेंट जो है कुछ मतलब अनुदान देती है, तो उस टाइप की भी स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा जो है मतलब रिलीज किया गया। फिर समाधान स्ट्रेटेजी लॉन्च किया गया, जिसका मतलब है कि सरेंडर रिहेबिलिटेशन स्कीम। फिर स्किल इनिशिएटिव चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है डेवलपमेंट के माध्यम से जो है 48 ITIs और 61 जो है SDC जो है मतलब जो है सेल्फ डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट वगैरह जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए गए थे। फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 में स्टार्ट किया गया था। ये 21 दिन तक लगातार जो है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला था, जो हाईली अफेक्टेड जो है साउथ छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंतर्गत चला गया था, जो कि ऑल सपोर्ट काउंटर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को जो है ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये हुआ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड जो है सिक्योरिटी कंसर्न जो है किस तरह से गवर्नमेंट ने इसको टैकल किया और इफेक्टिवली इंडिया को जो है नक्सल से फ्री बनाया। है INS तारागिरी, ये जो है हमारा एक प्रोजेक्ट 17A चल रहा है। इसके अंतर्गत जो है हमको स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है तैयार करना है 7 नंबर। इसके अंतर्गत जो है INS तारागिरी जो है वो चौथा हमारा जो है ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स क्या होता है, एक तरीके से एक बहुत बड़ा शिप है इंडिया का, मान लीजिए जैसे INS तारागिरी। तो इसके अंतर्गत जो है फ्रिगेट जो होगा वो कार्य करेगा क्या है, एक तो मैन्यूवरिंग के लिए और साथ साथ जो है इस पूरे शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। गाइडेड मिसाइल भी इसमें रहेंगे, और स्टील्थ ये मतलब ये हुआ कि ये जो है दुश्मन का जो दूसरा शिप वगैरह है, चाहे जो निगरानी करने के लिए रडार वगैरह होता है, तो उस रडार से बचने के लिए जो है इसके अंतर्गत वेरियस टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, या तो केमिकल वगैरह भी यूज किया जाएगा इसके बॉडी पे, और साथ साथ जो है इसको जियोलॉजिकली जो है इसका डिज़ाइन ऐसा किया जाएगा कि कोई रडार अगर आता है तो वो जो है इसको ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा, ये इसकी बॉडी मतलब हमारा जो फ्रिगेट है जो INS तारागिरी है इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा कि इसका प्रॉपर जो मैपिंग है वो दुश्मन को नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से कोई इतना बड़ा वारशिप जो है वो आ रहा है। तो वही है INS ताराशिप। ये जो है फोर्थ आउट ऑफ द 7 प्रोजेक्ट जो है 17A मल्टी मिशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का जो है ये प्रोजेक्ट है। इसको जो है मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो है तैयार किया जा रहा है, और ये तारागिरी जो है एक हिल रेंज है उत्तराखंड में, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। इसके अंतर्गत जो है 75% जो है इंडिजीनियस कंटेंट है, जो कि वेरियस जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा जो है सप्लाई किया गया है। की फीचर इसका देखा जाए तो इसको डिजाइन किया गया है मल्टी रोल ऑपरेशनल अक्रॉस एयर, सरफेस और सब सरफेस वारफेयर के लिए, इन सेंस कि एयर में भी, सरफेस एरिया में भी, और मतलब ज़मीन के अंदर भी, वाटर के अंदर भी, सब सरफेस एरिया पे भी जो है ये वारफेयर के लिए जो है ये डिजाइन किया गया है। और कैन ऑपरेट एज ए स्क्रीन फॉर द कैरियर्स बैटल ग्रुप एंड अंडरटेक इंडिपेंडेंट और स्मॉल ग्रुप मिशन। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है स्मॉल जो है फाइटर बोट्स वगैरह भी होते हैं जो स्मॉल ग्रुप मिशन के रूप में भी कार्य करेंगे। और ये रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन जिसकी वजह से, और एंड स्लिकर हल प्रोवाइडिंग लीथल स्टील्थ एंड इन मल्टी डायमेंशनल मैरीटाइम ऑपरेशन, मतलब रडार के द्वारा जो है इसको डिटेक्ट कर पाना भी जो है वो मुश्किल काम है, इसलिए इसको लीथल स्टील्थ भी बोला जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है MF स्टार रडार, MRSM, बराक एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी जो है इस पर इंटीग्रेटेड किया गया है, जिससे चलते इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। फिर साथ साथ जो है एंटी सबमरीन वारफेयर जो है, जिसमें हमसा सोनार, ट्रिपल टोरपेडो लॉन्चर और एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट भी इससे जो है इक्विप्ड है। इसके साथ जो है ये कंबाइंड डीजल और गैस propulsion सिस्टम है, जो कि हाई स्पीड और हाई इंडोरेंस ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और अचीव कर सकता है ये 30 नॉट्स जो है स्पीड, मतलब बहुत कम ही टाइम पे। और इट कैन कैरी 1 हेलीकॉप्टर सचेज कामोव और MH-60R, तो हेलीकॉप्टर भी जो है मतलब रेस्क्यू वगैरह के लिए, विजिलेंस के लिए भी जो है इसके साथ जो है वो मतलब कैरी होकर के रहेगा। प्रोजेक्ट 17A को देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A जो है वो इंडियन नेवी प्रोग्राम का जो है 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाने का एक प्रोजेक्ट है।
जिसको जो है माउंटेन रेंजेस के आधार पर रखा जाएगा। जैसे कि अभी हमने INS तारागिरी बोला, फिर INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी चौथा है। उसके बाद धूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी जो है, इस टाइप के जो है प्रोजेक्ट्स जो है INS मतलब जो है हमारा जो है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है वो आएंगे। फ्रिगेट क्या होता है? एक मीडियम साइज का हाई स्पीड वारशिप बोट एक टाइप का होता है, यूज टू फॉर द एस्कॉर्ट्स रोल के लिए भी होता है, और ऑपरेशन इन एंटी सबमरीन, एंटी एयर, एंटी सरफेस वारफेयर में ये काम आता है फ्रिगेट। स्टील्थ का मतलब हुआ कि मतलब छुप करके चोरी से मतलब जो है दुश्मन को विजिबल ना हो पाए, इस टाइप का जो है ये मतलब जो है इसमें सिस्टम एडाप्टेड है। नेक्स्ट है हमारा INS अरिधमन से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि INS अरिधमन जो है वो इंडिया का जो अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फ्लीट था उसका एक तरीके से पार्ट है, उसको कमीशनिंग किया गया है। और इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हम जो है एडवांस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि INS अरिहंत, INS अरिघाट के साथ साथ जो है INS अरिधमन भी है। INS अरिधमन को देखा जाए तो ये इंडिया का 3rd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसके पहले जो है 2 सबमरीन अरिहंत 2016 में कमीशनिंग हुआ था, और INS अरिघाट जो है 2024 में मतलब कमीशनिंग हुआ था। इसके बाद अरिधमन जो है वो अब कमीशनिंग हुआ है। ये जो है डेवलप किया जा रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के अंतर्गत। तो 3rd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो है सबमरीन अरिधमन जो है वह भी जो है कमीशनिंग स्टेज में आ गया है। ये जो है लार्जर मतलब अरिधमन जो है वो अरिहंत क्लास जो था उससे जो है बड़ा है। इसके जो भी अरिधमन भी था और अरिघाट भी था, अरिहंत और अरिघाट थे, उससे बड़ा है डिस्प्लेसमेंट में, जिसमें 7000 टन जो है वाटर को ये डिस्प्लेस करता है। फिर INS अरिहंत 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसको बोला जाता था सी लेक्स ऑफ इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड। जो है यहाँ से न्यूक्लियर ट्रायड जो है, ट्रायड इन द सेंस अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में अगर वारशिप के देखा जाए तो इंडिया पे अग्नि, आकाश और साथ साथ जो है ये अब हम जब समुद्र में भी जब आ जा रहे हैं तो हम जो है लैंड पर भी, एयर में भी और वाटर में भी जो है न्यूक्लियर कैपेबल हो गए हैं स्ट्राइक करने के मामले में। तो यही हुआ हमारा न्यूक्लियर ट्रायड, और कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट डिटरेंस पेट्रोल इन 2018। ये अरिहंत के द्वारा हुआ था। फिर अरिघाट 2024 में जो है वो इंडिया के जो है न्यूक्लियर ट्रायड को और स्ट्रेंथन करता है, जिसके इंडियाज कंटिन्यूस अंडर वाटर डिटरेंस प्रेजेंस जो है वो मौजूद होता है। की फीचर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है सबमरीन के 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ट्यूब्स है जो कि मिसाइल के अंदर डेवलप किए गए हैं, और ये कैरी कर सकता है 24 K-15 सागरिका मिसाइल सिस्टम जिसका रेंज 700 किलोमीटर तक है, और K-4 मिसाइल रेंज जिसका 3500 किलोमीटर तक का रेंज है। इसके साथ साथ जो है न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी इसमें एसोसिएटेड रहेगा। अगर इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के प्रोजेक्ट के रूप में काम करता है, और साथ साथ जो है इनिशिएटेड ओवर द 3 डिकेड एगो इसको शुरुआत किया गया था। इसके लिए जो है कोलैबोरेशन किया गया है मल्टी डिपार्टमेंटल, जिसमें कि DRDO है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इंडियन नेवी है, प्राइवेट डिफेंस फर्म्स है, और साथ साथ जो है टेक्निकल असिस्टेंस इसमें रसिया से मिल रहा है। ये सबमरीन क्लास जो मिसाइल सिस्टम है वो कैपेबल है कैरिंग न्यूक्लियर आर्म SLBM, जो कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जो है कार्य करेगा। सिग्निफिकेंस अरिधमन का ये है कि ये इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड जो है, जिसके अंतर्गत जो है लैंड बेस जो है हमारा अग्नि है, फिर एयर बेस में क्या है रफाल है, सुखोई 3M के है, और सी बेस्ड में जो है ये तीनों प्लेटफॉर्म हो गए हैं। तो इससे इंडिया की जो है क्रेडिबिलिटी जो है वो इन्हेंस होती है, और स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो है हम मतलब ज़मीन से लेकर के, एयर से लेकर के वाटर में भी जो है हम कैपेबल हैं अपने जो है अपने आप को डिफेंस करने में। और इसके साथ जो है इसके डेवलपमेंट के बाद जो है इंडिया ज्वाइन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशन जो कि कैपेबल है अंडर सी न्यूक्लियर डिटरेंस के रूप में। विथ इट्स कमीशनिंग इंडिया हैव बीन 3 ऑपरेशनल SSBN एट द सी। तो 3 ऑपरेशनल SSBN क्या है? तो एक तो अरिधमान जो है हमारा हो ही गया, फिर अरिघाट भी हो गया और अरिंधम हो गया। तो इस टाइप से जो 3 चीज़ें जो है अरिहंत, अरिधमन और अरिघाट, ये 3 जो है हमारे कैपेबल जो है सबमरीन जो है न्यूक्लियर वेपन्स को डिटरेंस के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉल असेंबली फॉर द T-72 और T-90 टैंक्स जो है इंडिया का। ये बैटल टैंक्स जो है T-72 और T-90, तो इस पर ट्रॉल असेंबली करना है। ट्रॉल असेंबली क्या है कि जैसे ये हमारा जो है मान लीजिए ये टैंक है, ठीक है, और ये इसका जो व्हील ऐसे टाइप का होता है, और यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड माइंस लगाए हुए हैं किसी दुश्मन देश के द्वारा। जब ये इस पे जाते हैं ये माइन जो है एक्टिवेट होता है, बम एक्टिवेट होता है और ये ब्लास्ट कर जाता है हमारा टैंक। तो इस माइंस को डिटेक्ट करने के लिए, डिटैच करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ट्रॉल की असेंबली की जाएगी। और इस ट्रॉल को जो है असेंबल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है MOU साइन किया है, उसको प्रोक्योरमेंट करेगा किससे? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स लिमिटेड के बीच में जो है साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यहाँ पर जो है ट्रॉल असेंबली होगी T-72 टैंक्स और T-90 टैंक्स के अंतर्गत
और इसमें क्या है कि कौन सा मतलब जो है रूल गवर्नमेंट ने लगाया है कि बाई इंडिया, जो इंडियन डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया के द्वारा, इस कैटेगरी के जो है आइटम्स को इंडिया में बाई करना है, तो इसी के आधार पे जो है ट्रॉल की असेंबली कराई जाएगी। ये जो है माइन क्लियरिंग डिवाइस होगा। ट्रॉल क्या होगा कि माइन क्लियरिंग डिवाइस होगा, माउंट किया जाएगा इसको जो बैटल टैंक्स जो है हमारे, जो भी बैटल टैंक्स हैं यहाँ पे 72 और 90 टैंक्स जो हैं इनके फ्रंट में, और ये क्या करेंगे, डिटेक्ट और डिटोनेट करेंगे जो एंटी टैंक जो मिसाइल माइंस होते हैं उनको सेफली जो है डिटेक्ट करके डिटोनेट कर देंगे। जब उसके बाद ही जब ये जो है हमारा टैंक जो है उसके पास होगा, मतलब टैंक के पास होने से पहले ही जो है हम जो अंडरग्राउंड माइन वगैरह जो होंगे उसको डिटेक्ट करके डिटोनेट कर दिया जाएगा। ये जो होते हैं, इट यूज हेवी रोलर्स दैट अप्लाई प्रेशर टू ट्रिगर माइंस, मतलब जो हेवी रोलर जो है पहले जाएगा और उस माइन को ट्रिगर करेगा, और उसके बाद उसको जो है सेफली जो है रिमूव करने के बाद ही जो है, चाहे डीएक्टिवेट करने के बाद जो है पाथ क्लियर कर देगा जो भी अपना आर्मर का जो मूवमेंट होगा। ये जो है डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, जो इन्हेंस करता है माइनफील्ड्स ब्रीचिंग कैपेबिलिटी को। ये न्यूट्रलाइज एंटी टैंक माइंस को करेगा, इंक्लूडिंग दोज विद द प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूजेस, उसको भी ये न्यूट्रलाइज करेगा। ये जो इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ व्हीकल्स सेफ लेंस थ्रू द माइनफील्ड्स, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा कॉम्बैट मोबिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी। अगर देखा जाए T-72 जो हमारा टैंक है, ये क्या है, तो इसको अजय बोलते हैं। ये भी सोवियत ओरिजिन, मतलब जो रसिया का जब नाम हुआ करता था USSR, तो उस समय का ओरिजिन वाला जो है 1973 में मेन बैटल टैंक हुआ करता था इंडिया का। बाद में इसे और भी जो है अपग्रेड करके अभी भी इंडिया में यूज किया जा रहा है। फिर T-90 जिसको हम भीष्मा बोलते हैं, तो ये एडवांस्ड रशियन ओरिजिन, मतलब जो है USSR जो है उस समय लैप्स कर गया था, रसिया आ गया था ओरिजिन में, तो रशियन ओरिजिन टैंक 92 में जो है एक्वायर किया गया था। इसमें जो है इम्प्रूव्ड फीचर जैसे कि फायर कंट्रोल, कंपोजिट आर्मर और इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर स्थित है इसके अंतर्गत। तो इसको जो है सेफली जो है मतलब माइन के अगेंस्ट में जो है सेफ करने के लिए ये ट्रॉल्स की असेंबली जो है करने का प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चेतक से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि प्रोजेक्ट चेतक जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है चलाया जाता है, और ये सेलिब्रेट कर रहा है अपना 47th रेजिंग डे। अगर प्रोजेक्ट चेतक के बारे में देखा जाए तो ये इंडिया का जो है डिफेंस के मामले में लार्जेस्ट और स्ट्रेटेजिकली जो है सिग्निफिकेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट है ज्योग्राफिकल कवरेज के मामले में। इसको 1980 में जो है रेज किया गया था डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए रोड और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने वेस्टर्न बॉर्डर रीजन में। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर रीजन क्या क्या है, तो राजस्थान, पंजाब, नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात, और साथ साथ जो है कुछ जो है कश्मीर का भी हिस्सा इसमें आ जाता है। तो उसमें जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी डिफेंस फोर्सेस और बॉर्डर कम्युनिटीज़ को इंश्योर करने के लिए जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड जो है डेवलप किया जाएगा। साथ साथ जो है ये कंट्रीब्यूट करता है नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी, क्योंकि रोड बनेगा तो सिक्योरिटी पर्पज से भी बनेगा अगर, तो रीजनल कनेक्टिविटी को इकोनॉमिकली जो है वो इन्हेंस करेगा, इंप्रूव करेगा। साथ साथ जो ये सपोर्ट करेगा डिफेंस फोर्सेस को बाय मेंटेनिंग की फीडर रोड्स, जो मतलब डिफेंस के लिए जो है जैसे मेन रोड है उसके बाद जो फीडर रोड वगैरह है उसको भी बनाना जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट चेतक के अंतर्गत आता है। तो की फीडर रोड भी जो है वो कनेक्ट करेंगे थ्रू द इंटरनेशनल बॉर्डर। द प्रोजेक्ट मेंटेन्स ओवर 4000 किलोमीटर ऑफ द रोड नेटवर्क इन द वेस्टर्न सेक्टर, और इन वेस्टर्न सेक्टर में राजस्थान, पंजाब और नॉर्थन पार्ट ऑफ द गुजरात में ये 4000 किलोमीटर तक के रोड नेटवर्क को ये बनाया भी है, और उसका मेंटेनेंस भी इन्हीं के अंडर में है। और ये इनके अंतर्गत जो है 214 किलोमीटर का तो डीच कम बाउंड जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी एंड फ्लड कंट्रोल सिस्टम जो है ये इनके अंतर्गत ही आता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो ये प्रोजेक्ट चेतक चला रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। इसका मेन काम है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है स्ट्रेटेजिक जो रोड होते हैं, ब्रिजेस, टनल्स, एयरफील्ड्स जो है बॉर्डर और रिमोट एरिया जो एसोसिएटेड है बॉर्डर से उनको बेसिकली। और 1960 से जो है ये लगभग 64,100 किलोमीटर तक जो है रोड बना चुके हैं। 1179 ब्रिजेस, 7 टनल्स और 22 एयरफील्ड जो है इनके द्वारा जो है बिल्डअप किया जा चुका है। और इनके अलावा इंडिया के अलावा भी जो है ये एग्जीक्यूटेड की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें कि भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में इन्होंने बना कंट्रीब्यूशन दिया है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो प्रोजेक्ट इन बॉर्डर स्टेट में देखा जाए तो एक है हिमांक, विजयक जो ये अपने जो है जम्मू और कश्मीर एरिया में है। फिर संपर्क और बीकन जो है ये भी जम्मू कश्मीर एरिया, जैसे ये जो है अपना जम्मू कश्मीर का लद्दाख एरिया वगैरह हो गया, ये कश्मीर एरिया हो गया। तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट चेतक के अंतर्गत ये राजस्थान एरिया में और कुछ जो है ये पंजाब के नॉर्थन एरिया में जो प्रोजेक्ट चेतक चल रहा है। फिर दीपक, फिर योजक, शिवालिक, ये सब प्रोजेक्ट है। फिर स्वास्तिक जो है ये सिक्किम एरिया में चलता है। फिर दांतक एरिया है, दांतक प्रोजेक्ट है।
फिर वर्तक, अरुणक और ब्रह्मणक जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। उदयक जो है प्रोजेक्ट चल रहा है अरुणाचल प्रदेश एरिया में। फिर सेवक, पुष्पक ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में चलने वाले मेजर प्रोजेक्ट हैं। और ये हीरक जो है ये छत्तीसगढ़ जो खास करके जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वगैरह से जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर जो है हीरक प्रोजेक्ट भी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेवलप किया गया है। 2014 से लेकर के अभी तक जो है 250% तक का जो है ग्रोथ दिया है। 2014 से पहले जो है हमारा 14 ऑपरेशनल यूनिट हुआ करता था, अब अभी ये 50 है। तो ये जो है कितना हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है इन्हेंस हुआ है, हम कितना टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है अपने नेटवर्क को फैला रहे हैं, वो इंडिकेट करता है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। ये क्या चीज़ है, ये मैनेज किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड रडार स्टेशन। मतलब जो भी रडार स्टेशन है वो एक नहीं, 2 3 4 5 जो भी है मल्टीपल इंटरकनेक्टेड रडार स्टेशन होगा जो मॉनिटर करेगा वेदर पैटर्न को एक बड़े से एरिया में वास्ट रीजन में जो है वेदर पैटर्न को मॉनिटर करने के लिए, समझने के लिए जो है बहुत सारे रडार स्टेशनों को जो है इंटरकनेक्टेड किया जाता है। मल्टीपल इंटरकनेक्टेड जो चीज़ें हैं वही हमारा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क है। ये नेटवर्क इन द सेंस जो ग्रुप ऑफ द नेटवर्क होता है इसमें। तो ये नेटवर्क जो है यूटिलाइज करेगा क्या है, सोफिस्टिकेटेड एस बैंड्स, सी बैंड्स, एक्स बैंड जो है रडार टू डिलीवर हाई प्रिसिशन एंड रियल टाइम डेटा। तो एक्यूरेसी जो है यहाँ पर जो है जब एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड के रडार को जो है एक तरीके से क्लब करके जो है मतलब अलग अलग स्टेशनों के द्वारा जो है जनरेट किया जाएगा डाटा, और एक साथ उसको जो है क्लब करके जो है जब रिलीज़ किया जाएगा तो वह रियल टाइम हाई प्रिसिशन डाटा जो है वो रिलीज होगा। और ये एक्सपांसन जो है इंक्रीज़ करता है एक्यूरेसी ऑफ द नाउ कास्ट डिटेक्शन। नाउ कास्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोकल फॉरकास्टिंग जो हम बोलते हैं उसको नाउ कास्ट बोलेंगे। उसका 91% जो है एक्यूरेसी को जो है इंक्रीज़ कर देता है। वर्किंग बोला जाए तो ये सिस्टम बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट पे ये कार्य करता है। डॉपलर इफेक्ट जो फिजिक्स से एक फिनोमिना है कि जो डिस्क्राइब करता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे जो है जो चेंज होता है, जो हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज। जो किसी वेव, जैसे ये वेव है तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से जो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का क्या रिलेशन है, ये हमको डॉपलर इफेक्ट से पता चलता है। तो इसके थ्रू ही हमको जो है मान लीजिए वेदर इवेंट्स कुछ होने वाला है तो उसके मोशन को जो है रडार के द्वारा जो है कैप्चर किया जाएगा थ्रू द डॉपलर इफेक्ट जो है वो फिर हमको जो है प्रिसिशन जो है एक्यूरेसी के साथ जो है हमको एक फोरकास्ट मिलेगा। एप्लीकेशन इसका जो है प्रिडिक्टिव फोरकास्ट किया जाएगा। मतलब इसका ये है कि इट मॉनिटर्स एंड डेवलप द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द क्लाउड एंड स्टॉर्म्स टू फोरकास्ट रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म। तो जो थंडरस्टॉर्म, रेनफॉल वगैरह को फोरकास्ट करने के लिए जो है क्लाउड और स्टॉर्म को जो है वो एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए ये प्रिडिक्टिव फोरकास्टिंग करेगा। फिर डिजास्टर वार्निंग, यहाँ पर क्या है कि जो नेटवर्क जो है वो सर्व करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे कि एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, साइक्लोन्स हैं, क्लाउड बस्ट्स हैं, टोर्नाडोज हैं, लाइटनिंग है, तो इसको भी ये भी जो है एक तरीके का मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर फ्रीक्वेंसी को रीड करके जो है ये एक तरीके से वार्निंग जनरेट करेगा, फोरकास्ट करेगा। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सब मतलब हेल्प कर सकता है, तो ये जो है क्रिटिकल एग्रो मेट्रोलॉजिकल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। क्लाइमेट से, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट बेस्ड भी होता है, क्लाइमेट से एसोसिएटेड भी होता है, लोकल वेदर वगैरह भी जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको जज करके उसको फोरकास्ट करके जो है ये गाइड करेगा टू हेल्प फार्मर्स मैनेज क्रॉप अकॉर्डिंग टू द वेदर शिफ्ट। तो जिस तरीके से वेदर पैटर्न वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको एक तरीके से जो है फार्मर्स को हेल्प करेगा कि किस तरीके से वो अपने क्रॉप्स को जो है मैनेज करें। तो एग्रीकल्चर एड ग्रुप में भी इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट है इंडियाज़ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कंटेस्ट क्या है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको बोलते हैं, स्टॉकहोम बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस के एक्सपेंडिचर से, मिलिट्री के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो है डाटा रिलीज करता है हर साल। तो इसकी जो है 2025 की डाटा के हिसाब से जो है इंडिया 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, मतलब मिलिट्री डिफेंस के मामले में जो है इंडिया वर्ल्ड का 5वां रैंक है जो कि डिफेंस के मामले में खर्चा करता है। और इसका एक्सपेंडिचर जो है 8.6 लाख करोड़ है, 92.1 बिलियन US डॉलर जो है। इसमें जो है फैक्ट्स जो दिया है उसको हम डिस्कशन करते हैं। तो ग्लोबल शेयर इंडिया का जो है 3.2 ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इंडिया के द्वारा किया जाता है। ग्रोथ अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 8.9% का है। खास करके इसमें जो है ऑपरेशनल नीड्स, प्रोक्योरमेंट, टेंशन विद पाकिस्तान, जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो हुआ था मई 2025 में, और जो है चाइना के साथ जो है हमारा स्टैंड अप होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, तो उससे लड़ने के लिए उसको जो है उसके अगेंस्ट में जो है इंडिया का जो है एक्सपेंडिचर डिफेंस में ज़्यादा हो रहा है, और उसी के चलते 8.9% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर दिखा रहा है। आर्म्स इंपोर्ट के मामले देखा जाए इंडिया का, तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है इंडिया का, वर्ल्ड में 8.2% शेयर है।
जबकि फिर भी जो है प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में जो है 4% का डिक्लाइन दिखा रहा है 2016 से लेकर के बीच में, और 21 से 25 के बीच में 4% का डिक्लाइन शो हो रहा है। फिर भी जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है। और ये जो डिक्लाइन शो कर रहा है ये इंडिकेट करता है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो है वो इंडिया ने जो प्रमोट किया है डिफेंस सेक्टर में, वो जो है रिजल्ट अभी दे रहा है। फिर स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट अगर देखा जाए तो ग्रेजुअली जो है इंडिया जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है फ्रॉम रसिया। रसिया जो है टॉप मोस्ट जो है आर्म सप्लायर था और अभी भी है, लेकिन जो है जो परसेंटेज था रसिया का धीरे धीरे डिक्लाइन होते हुए जो है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रांस, इजराइल और यूएसए के द्वारा। रसिया का जो शेयर था 2011 से 15 के बीच में 70% हमारा जो है आर्म इम्पोर्ट रसिया से होता था, वो अभी 40% रह गया है 2021-25 से संबंधित। ये इंडिया का डाटा हुआ। अब ग्लोबल मिलिट्री ट्रेंड अगर देखा जाए तो टोटल स्पेंडिंग अगर देखा जाए तो 2887 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो खर्च हुआ है डिफेंस को लेकर के। 11th कंसेक्यूटिव ईयर लगातार जो है एनुअल इंक्रीज दिखा रहा है 2.5% ग्लोबल जीडीपी का। सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों की सूची में यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे है, सेकंड चाइना, थर्ड रसिया, फोर्थ सऊदी अरेबिया और 5वें नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो अगर क्रोनोलॉजिकली भी हमको अगर याद करना होगा तो यूएस, चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया और इंडिया। यूक्रेन जो है लार्जेस्ट आर्म रिसिपिएंट है, इंपोर्टर नहीं है क्योंकि इसको अनुदान में भी बहुत सारी चीज़ मिल रहा है। तो लार्जेस्ट आर्म का जो है रिसिपिएंट है 2021-25 के बीच में। वर्ल्ड का 9.7% जो है आर्म्स जो है यहाँ पे जो है रिसिप्ट हो रहा है। पाकिस्तान का अगर इनका देखा जाए तो 31st रैंक है। स्पेंडिंग इसकी जो है 11.9 बिलियन, मतलब 11% जो है इसका इम्प्रूव, मतलब इन्हेंस भी दिखा रहा है, परसेंटेज ग्रोथ भी दिखा रहा है। और आर्म डिफेंस स्पेंडिंग में 31st जो है इसका रैंक है। और सबसे ज़्यादा जो है प्रोक्योरमेंट जो है पाकिस्तान का अभी जो है चाइना के द्वारा जो है होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टॉप मिलिट्री स्पेंडर में देखा जाए तो यूएसए का है जो कि मतलब जो है 954 बिलियन यूएस डॉलर है। चाइना 336, रसिया 190, जर्मनी 114 और इंडिया जो है 92.1 बिलियन यूएस डॉलर है स्पेंडिंग है। टॉप स्पेंडर के रूप में जो है ये देश हो गए। ये जो है हमने जो इंपोर्ट का जो है हमने टॉप स्पेंडर जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया था, लेकिन यहाँ पर जो है डेटा में जो है चेंजेस फ्रॉम 2024 जो है ये दिखा रहा है किस तरीके से जो है चीज़ें घट बढ़ रही हैं। फिर सिपरी जो है इसको अगर देखा जाए इस इंस्टीट्यूशन को, तो ये 1966 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्वीडिश पार्लियामेंट के द्वारा। जो है एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है उस चीज़ों को रिसर्च करता है जिसमें कि आर्म कंट्रोल है, डिसआर्मामेंट है और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है। इसको फंडिंग कहाँ से मिलता है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं, प्राइवेट डोनेशन मिलता है और प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग भी इसको मिलती है। और सिपरी का जो है सिपरी ईयर बुक जो है एक तरीके का इसका फ्लैगशिप पब्लिकेशन है जो प्रोवाइड करता है कंप्रहेंसिव डाटा एनालिसिस जो है करता है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्म ट्रांसफ़र और अदर रिलेवेंट सिक्योरिटी इशू को। सिपरी का जो है हेड ऑफिस कहाँ पे, स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। अप्रैल मंथ में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जो हाईलाइटेड थे उसको भी देख लेते हैं। एक था साइक्लोन 4 जो 4th वर्जन था, वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में किया गया था इजिप्ट में, और ये मिलिट्री नेचर का था, स्पेशल फोर्सेस इसमें शामिल थी। साइक्लोन 4 ये देखिए इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इसको याद कर रखना है। फिर डाइबेक्स 4th, ये भी जो है 4th एडिशन था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, कोलंबो में था श्रीलंका, और इसमें जो है नेचर था नवल डाइविंग एक्सरसाइज जो है इसमें स्थित थी। तो दो जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अप्रैल मंथ में हुआ। एक साइक्लोन का भी 4th वर्जन था और डाइवेक्स का। साइक्लोन का इंडिया इजिप्ट वो मिलिट्री थी इसमें, और डाइवेक्स इंडिया श्रीलंका, इसमें नवल सिस्टम शामिल था। इसके साथ ही डिफेंस से रिलेटेड जो है अप्रैल मंथ का करंट अफेयर जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट किया है। आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।